नमस्ते दोस्तों, स्टडी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम डेली के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ का डिस्कशन करते हैं अपन। तो देखिए, आज रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का दूसरा मोसाद सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP को पहला रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 के नाम से जाना जाता है। जैसे डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोड्यूसर्स DPP के नाम से जाना जाता है। DAP के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय दोनों द्वारा किए जाने वाले सभी पूंजीगत अधिग्रहण चिकित्सक उपकरणों को छोड़कर को समाविष्ट किया गया है। इसमें स्वदेशी स्रोत तथा आयात और एक्सपोर्ट दोनों माध्यम से किए जाने वाले अधिग्रहण शामिल है। उल्लेखनीय है कि DPP 2020, जिसे अब DAP नाम दिया गया है, का प्रथम मोसाद मार्च 2020 में जारी किया गया था। यह DPP 2016 को प्रतिस्थापित करेगा। इस मोसाद में शामिल प्रमुख बिंदु: पहली बार कुछ विशिष्ट प्रकार के हथियारों एवं प्लेटफॉर्म्स के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा DAP को आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ संरेखित करना है। इस विदेशी विक्रेताओं से लाइसेंस प्राप्त करने सहित भारत में विनिर्मित उपकरणों में स्वदेशी सामग्री के उच्च अनुपात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। एक नई खरीद श्रेणी बाई यानी ग्लोबल भारत में विनिर्माण बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया प्रारंभ की गई है। अधिग्रहण हेतु एक नवीन श्रेणी के रूप में लीजिंग पट्टा व्यवस्था को समाविष्ट किया गया है, ताकि अत्यधिक आरंभिक पूंजीगत व्यय को आवधिक किराया भुगतान से प्रतिस्थापित किया जा सके। सॉफ्टवेयर तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ICT पर आधारित उपकरणों और प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए एक नया अध्याय शामिल किया गया। इसमें अनुबंधों के पश्चात प्रबंधन पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के संबंध में स्पष्ट प्रावधान को शामिल किया गया है। यह अनुबंध की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश करता है। दोस्तों, इंडिजीनियस टारगेट फॉर वेरियस एक्विजिशंस कैटेगरीज। दोस्तों, इसमें एक्विजिशंस कैटेगरी बाय इंडिया डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग लेस देन द इंडिजीनियस डिजाइन एसोसिएशन लेस देन 50% इंडिजीनियस कंटेंट बाय इंडिया। अब दोस्तों, इसमें इंडिया में खरीदा जाएगा। यदि इंडिया इंडिजीनियसली डिजाइन ग्रेटर देन 50%, जैसे इंडिजीनियस कंटेंट इफ फॉरेन डिजाइन लेस देन 60%, ऐसे बाय एंड मेक इंडिया, इसमें 50% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। कैलकुलेट ऑन द मेक प्रोटीन बाय एंड मेक, जिसमें अपन है ना 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। बॉय और बॉय ग्लोबल फॉरेन वेंडोर नील IC रिक्वायरमेंट इंडिया वेंडोर लेस देन 30%। अब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, के अवसर पर चतुर्थ बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर
है ना, चतुर्थ भाग अनुमान रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ठीक है ना, ये रिपोर्ट है ना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में बाघों की स्थिति का आकलन संपूर्ण भारत में उनकी आबादी के स्थानिक वितरण और घनत्व के संदर्भ में किया गया है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या हैं? वर्तमान में भारत में है ना बाघों की कुल आबादी कितनी है? 2967 है, जो वैश्विक बाघों की आबादी का 70%। बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष 6% यानी वर्ष 2016 से 2018 में दर में वृद्धि परिलक्षित हुई है। दोस्तों भारत में है ना बाघों की प्रतिवर्ष 6% दर बढ़ रही है और पूरे विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 1/3 बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर अधिवासित करते हैं। दोस्तों देश में है ना टाइगर रिजर्व जो एरिया है ना उसके अलावा 1/3 भाग पर टाइगर रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है और इसके पश्चात कर्नाटक का स्थान आता है। पूर्वोत्तर भारत में बाघों की आबादी में कमी आई है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बाघों की आबादी में लगातार गिरावट आई है। पश्चिमी घाट में नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मधुमलाई, सत्यमंगलम, बीआरटी ब्लॉक में विश्व की सर्वाधिक श्रृंखलाबद्ध बाघ आबादी लगभग 724 बाघ पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे जो पश्चिमी घाट वाला इलाका होता है ना, जिसमें नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मधुमलाई, सत्यमंगलम और बीआरटी ब्लॉक, जिसमें विश्व के सर्वाधिक बाघ आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें लगभग 724 बाघ पाए जाते हैं। कार्बोरेट टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी है। वर्ष 2018 में लगभग 231 थी दोस्तों, और 50 में से लगभग 17 टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी के सतत भरण पोषण के लिए लगभग अपनी क्षमता के शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट को जारी करने के दौरान टाइगर रिजर्व के भीतर जल और चारे की उपलब्धता के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई ताकि कम से कम जानवर इन रिजर्व से बाहर निकल सके और मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सके। सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण हेतु विकास वित्त संस्थानों को पुनर्जीवित करने की योजना निर्मित की है। दोस्तों हाल ही में सरकार ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली सरकार के स्वामित्वाधीन एक कंपनी है, को रूपांतरित कर इसे एक DFI में तब्दील करने के लिए अपनी इक्विटी पूंजी में 15,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। दोस्तों DFI एक ऐसी संस्था है जिसे सरकार द्वारा मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के एक या एक से अधिक क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का विकास वित्त डेवलपमेंट फाइनेंस प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाती है। भारत में DFIs की स्थापना मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त मांग को पूर्ण करने के लिए की गई थी। दोस्तों भारत में ना DFI की औद्योगिक क्षेत्र और दीर्घकालिक वित्त की मांग को पूर्ण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 2002 और वर्ष 2010 के मध्य ICICI, IDBI और IDFC जैसे DFIs ने अपने दीर्घकालिक वित्त को उद्योगों एवं ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजना तक विस्तृत किया था। हालांकि DFIs को अग्रलिखित कारणों से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अल्प लागत वाली निधियों का अभाव, जोखिम का उच्च संकेंद्रण, दबावग्रस्त क्षेत्रों के प्रति जोखिम जैसे विद्युत उत्पादन। DFIs को पुनर्जीवित करने की क्या आवश्यकता क्यों है? दोस्तों इसको अगर अपने औद्योगिक क्षेत्र या दीर्घकालिक क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए अपन
को इसको अब पुनर्जीवित यानी एक तरह से नष्ट ही हो गई है। इसको अगर दोबारा से इस फील्ड में कार्य करना है तो वर्तमान में अवसंरचना वित्तीयन में बैंक ऋण का वर्चस्व है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि देखी जा रही है। अब दोस्तों, मालदीव ने HICDP के तहत 9 विकास परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। इन परियोजनाओं में मत्स्य प्रसंस्करण, अद्भुत पर्यटन क्षेत्र आदि का विकास शामिल है। वर्ष 2019 में भारत और मालदीव ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत मालदीव ने अनुदान राशि की सहायता में परियोजना को पूर्ण करने के लिए $5.6 मिलियन का कुल अनुदान घोषित किया। कितने मिलियन? $5.6 मिलियन का। दोस्तों ये देखो, $5.6 मिलियन का अनुदान घोषित किया गया। साथ ही लघु परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लगभग $7 मिलियन के नगद अनुदान की भी घोषणा की गई थी। HICDP के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं जिनका समुदाय पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव होता है। इसमें आजीविका एवं आय सर्जन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक और बाल सशक्तिकरण, खेल, संधारणीय विकास आदि क्षेत्रों में भागीदारी शामिल होती है। भारत ने पाकिस्तान, भूटान आदि देशों के साथ HICDP पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान, भूटान आदि देशों के साथ ही इस पर हस्ताक्षर किया। भारत द्वारा हाल ही में मालदीव में प्रारंभ की गई पहलें, जैसे अभी भारत और मालदीव के बीच कुछ पहले हुई हैं, जिसमें ऑपरेशन संजीवनी। कौन सा? ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत भारत ने कोविड-19 महामारी आज पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इससे निपटने के लिए भारत ने मालदीव के साथ 6.9 टन दवाइयों और 600 टन खाद्य सामग्री प्रदान की गई है। दोस्तों, इस महामारी के लिए भारत और मालदीव भारत ने मालदीव को 6.2 टन दवाइयाँ और 600 टन खाद्य सामग्री प्रदान की है। SBI द्वारा मालदीव को कोविड-19 राहत, यानी SBI बैंक के द्वारा भी मालदीव को राहत दी गई है। इसके अंतर्गत मालदीव में स्थानीय व्यवसायों को तरलता सहायता प्रदान की जा रही है। भारत के लिए मालदीव का महत्व। भारत के पश्चिमी तट से अत्यधिक निकट होने के कारण राजनीतिक महत्व आदि। यह हिंद महासागर के मध्य से संचालित वाणिज्य समुद्री मार्गों में केंद्र में स्थित है। जैसे हिंद महासागर में दोस्तों के मध्य में संचालित वाणिज्य समुद्री मार्गों के केंद्र में स्थित है, इसलिए भारत और मालदीव के ये नज़दीक रिश्ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मैं वीडियो में और भी सुधार करूं और भी आने वाले अच्छे अच्छे टॉपिकों पर आप डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।